त्रिशूल एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। क्या है टॉपिक? अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। आगे बात करते हैं कि यह जो सिद्धांत है किसने दिया, किस प्रकार से उसने इस सिद्धांत की व्याख्या की। इन सारी चीजों को हम यहाँ पर तालिका और डायग्राम के माध्यम से सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जो टॉपिक मैं आपको बताया वह है अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। तो अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत का जो सर्वप्रथम विकास किया था वह किया था डाल्टन ने। ठीक है, किसने किया था? डाल्टन ने। यह एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री था। इसके बाद पिगू हो गया, मसग्रेव हो गया, इन्होंने भी इसके ऊपर काम किया है, इसके ऊपर अपने विचार दिए हैं कि किस प्रकार से समाज का अधिकतम कल्याण हो सकता है। लेकिन तीनों ने अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया है, क्योंकि सर्वप्रथम नाम आ रहा है डाल्टन का। तो एक डाल्टन है, अर्थात जिस डाल्टन को हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ये डाल्टन है इकोनॉमिस्ट, और एक दूसरा डाल्टन है जॉन डाल्टन, वो साइंस वाला डाल्टन है जिसने कि परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, उसको साइंस में पढ़ते हैं। तो ये दूसरा डाल्टन है भाई, इसका वैसे नाम एच डाल्टन है, एच डाल्टन है। तो अब देखिए डाल्टन ने क्या नाम दिया? अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। लेकिन पिगू ने इसका नाम बदलकर थोड़ा सा फेरबदल किया और नाम दिया अधिकतम सामूहिक कल्याण का सिद्धांत। सामूहिक जोड़ दिया इसने, थोड़ा सा अंतर हुआ। तीसरा नाम आता है मसग्रेव का। किसका नाम आता है? मसग्रेव का। उसने कहा बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण का सिद्धांत। तो इस प्रकार से देखिए तीनों व्यक्तियों ने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन मकसद क्या है? समाज का अधिकतम कल्याण करना। अब ये समाज का अधिकतम कल्याण करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? इनका मानना है कि समाज का जो कल्याण करना है, अर्थात देश में रहने वाले जो लोग हैं, देश में रहने वाले जो नागरिक हैं, उनका विकास किसने करना है? ये काम है सरकार का। ये काम किसका है? सरकार का है। तो इसको थोड़ा सा हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि माना कि किसी व्यक्ति की आमदनी है 800 रुपया, ओनली वह कमाता है 800 रुपया, और 10% सरकार उस पर टैक्स लगा देती है। तो कितना रुपया उसको टैक्स देना पड़ेगा? 80 रुपये उसे टैक्स देना पड़ेगा। कितने में से? 800 में से उसको 80 रुपये सरकार को देना पड़ेगा। तो उसके पास कितना बचेगा भाई? 720 रुपये बचेगा। यदि उसकी इनकम क्या होती है? बढ़कर 1000 रुपये हो जाती है, 1000 रुपये हो जाती है, और सरकार कर की दर, टैक्स की दर 30% कर देती है। तो टैक्स कितना लगेगा भाई? 300 लगेगा। 1000 रुपये कमाता है, 1000 रुपये में से 300 रुपये उसने सरकार को दे दिए, तो कितने रुपये बचे उसके पास? 700 रुपया। तो इस प्रकार से देखिए कि 300 रुपये दे दिया, 80 रुपये दे दिया। तो यदि आदमी क्या करता है, अपनी जेब से, अपने कमाए धन से सरकार को इस प्रकार से पैसे देता है, ठीक है, टैक्स के रूप में, तो आदमी को बोलो क्या लगेगा? बहुत अच्छा हो रहा है भाई, पैसा दे रहा हूं। आदमी को कष्ट होता है, अरे मैं क्यों दूं भाई इतने पैसे, इतने पैसे से तो मैं सब्जी ला जाता, ठीक है, कपड़े ला जाता अपने बच्चों के लिए। यदि इस प्रकार व्यक्ति टैक्स देता है, कर देता है सरकार को, तो उसको कष्ट होता है, इंसान को, सबको होता है। इसे कहते हैं त्याग करना पड़ता है भाई। अर्थात 300 रुपये में जो चीजें और ले सकता था उन चीजों को नहीं खरीद सकता वो, अब उसे उन चीजों का त्याग करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर टैक्स देने से व्यक्ति को असंतुष्टि मिलती है, संतुष्टि नहीं मिलती है, असंतुष्टि मिलती है। और टैक्स जैसे जैसे बढ़ाती है गवर्नमेंट, तो लोगों को उतना ही बुरा लगता है, ठीक है, क्योंकि उनकी जेब पर भारी पड़ जाता है। माना 1 लाख रुपए कोई कमाता है महीने में और उसको 20,000 टैक्स देना पड़ता है, तो कुल मिलाकर उसके पास बचे कितने? 80,000 रुपया। तो 20,000 उसने गवर्नमेंट को दे दिए। और यदि वो 20,000 उसी के पास रह दे तो भैया वो तो बहुत सारी चीजें खरीद सकता था। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यहां पर यह है कि सरकार जब भी टैक्स लगाती है,
ठीक है। तो देने वाले को कष्ट होता है, उसको असंतुष्टि मिलती है, उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है, उसे दुख होता है। ओके, ये बात तो यहां पर समझ लीजिए कि कष्ट से व्यक्ति को हानि होती है, उसको त्याग करना पड़ता है, उसे असंतुष्टि पैदा होती है, उसे खुशी ना मिलती है। आगे बात करते हैं कि डाल्टन ने क्या परिभाषा दी भाई, इसकी अधिकतम सामाजिक कल्याण की परिभाषा डाल्टन ने क्या दी। यहां पर लिखा हुआ है, राजस्व की सर्वोत्तम व्यवस्था वह है जिसकी क्रियाओं से अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति हो। सर्वोत्तम व्यवस्था कौन सी है? राजस्व की। सरकार क्या करती है? लोगों पर टैक्स लगाती है, अर्थात जो बजट है, सरकार प्रत्येक वर्ष बजट लाती है, प्रत्येक देश की सरकार लाती है वर्ल्ड में, तो उसमें सरकार क्या करती है? टैक्स लगाती है। सरकार के पास पैसा कहां से आएगा भाई? यदि सरकार को खर्च करना है तो क्या लगाती है? विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाती है। जैसे अपने देश में क्या लगता है? जीएसटी लगता है, इसके अलावा इनकम टैक्स लगता है, कॉरपोरेशन टैक्स लगता है, मतलब कई प्रकार के टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, तब जाके गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। ओके, तो यहां पर डाल्टन क्या कह रहा है कि राजस्व, सरकार के पास जो धन आ रहा है, तो उसकी व्यवस्था कैसे करनी है, जिसकी क्रिया, अर्थात उन पैसों को सरकार को इस प्रकार से खर्च करना है भाई। ठीक है, कहां कहां खर्च करना है अभी आने वाला है, जिसकी क्रियाओं से अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति हो। अर्थात सरकार को वहां वहां पैसा खर्च करना है जहां पर लोगों को अधिकतम लाभ हो, रोजगार मिले, पढ़ने के लिए स्कूल मिले, चलने के लिए अच्छी सड़क मिले, ऐसी बात यहां पर आ रही है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था करनी है, ये डाल्टन की परिभाषा है। अब बात आती है यहां पे सरकार। पहले बता चुका हूं, अधिकतम सामाजिक कल्याण का जो सिद्धांत है और अधिकतम सामाजिक कल्याण देने का जो काम करती है देश के अंदर, किसी भी कंट्री की बात हो रही है, क्योंकि यह लोक वित्तीय पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, तो ये सभी के लिए एक जैसा है। तो सभी देशों में क्या है? सरकार के पास है जिम्मेदारी भाई कि देश का विकास करना है, और क्या क्या विकास करना है वो सब उसके पास, उसको खाका तैयार करना पड़ता है, जैसे कि एक व्यक्ति अपने विकास के लिए सोचता है। तो सरकार की जिम्मेदारी है भाई क्या? अधिकतम सामाजिक कल्याण करना। एक आदमी की बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक व्यक्ति की आय कितनी होती है? बहुत कम होती है, और सरकार के पास आय का जो होता है प्राप्त करने का तरीका या कराधान से प्राप्त होने वाली राशि उसके पास बहुत आती है। सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो विदेशों से पैसा ले सकती है। श्रीलंका की बात करें वर्तमान में, पाकिस्तान की बात करें जहां पर कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, तो वहां पे भी तो पैसा दिया ही है ना। तो और यदि हम चले जाते हैं, हमारे घर की हालत बहुत खराब हो गई, देता कोई? हो बिल्कुल नहीं। अब देखे भाई, अब चलते हैं बजट पर। बजट के दो भाग होते हैं। बजट में क्या करती है सरकार? जब भी बजट लाती है, इसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है सार्वजनिक आय का और एक होता है सार्वजनिक व्यय का। सार्वजनिक आय, तो सार्वजनिक आय को प्राप्त करने के लिए सरकार विभिन्न वस्तुओं सेवाओं पर टैक्स लगाती है। क्या लगाती है? टैक्स लगाती है, और उससे सरकार के पास पैसा आता है। ठीक, उस पैसे जब आता है तो उसी में व्यवस्था रहती है कि सार्वजनिक व्यय, उस पैसे से सरकार क्या करती है? विभिन्न योजनाओं पर पैसा खर्च करती है, रुपए खर्च करती है, मुद्रा खर्च करती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो डाल्टन बताना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है कि सार्वजनिक आय में क्या होता है कि सरकार टैक्स लगाती है, कर लगाती है। तो जब व्यक्तियों पर कर लगाया जाता है, अभी यहां पर उदाहरण बताया था कि इससे आदमी को क्या लगता है? खुशी होती है कि गम होता है? तो कर लगाने से आदमी को क्या होता है? देश के लोगों को कष्ट होता है, उनको असंतुष्टि मिलती है। असंतुष्टि मिलती है, जेब से पैसा जा रहा है, ठीक है, उन्हें त्याग करना पड़ता है। त्याग करना पड़ता है, जो पैसा सरकार को दे रहे हैं उससे पैसे से वो अन्य वस्तुएं भी खरीद सकते थे भाई, अच्छा मोबाइल खरीद सकते थे, लेकिन क्या करें, वो तो सरकार को दे दिया, तो त्याग हो गया। ठीक, और इसका और भी असर पड़ता है, एक साथ देखें, क्रय शक्ति घटती है, आदमी की क्रय शक्ति घटती है। कैसे घटती है? यहां देखिए कि 800 रुपए की आमदनी है व्यक्ति की, 80 रुपए यहां चला गया तो 720 रुपया ही उसके पास बचा। तो कुल मिलाकर उसकी क्रय शक्ति उसके हाथ से निकल चुकी है। ठीक है, तो व्यक्ति की परचेजिंग जो पावर है टैक्स लगाने से घटती है।
ये तो बात हुई बे कि सरकार टैक्स को लगाने से व्यक्ति को क्या क्या हानि उठानी पड़ती है, इन चीजों को आप लिखेंगे। लेकिन दूसरे पक्ष में देखिए कि सरकार जो आय कर के रूप में लोगों से ले रही है, दूसरे पक्ष में वह इसको खर्च कहां करती है? जैसे सड़क बनाने पर, कि देश में जो सड़कें बनाने हैं उस पर खर्च करती है, हॉस्पिटल अस्पताल बनाने पर खर्च करती है, स्कूल बनाने पर, कॉलेज बनाने पर, बैंक इंटरनेट की सुविधा देने पर, फैक्ट्री खोलने पर, जिला खोलने पर, तहसील खोलने पर, पार्क बनाने पर, अनाथालय खोलने पर सरकार पैसा खर्च करती है। अनाथालय, अनाथालय अर्थात जहां अनाथ बच्चे पलते हैं तो उसका खर्चा कौन उठाता है? गवर्नमेंट उठाती है। तो कुल मिला के टैक्स से जो पैसा आता है तो सरकार विभिन्न प्रकार के कार्यों पर खर्च करती है, ये यहां पर बताया जा रहा है। अब मैं कह रहा हूं यहां पर जिला बनाने पे, अरे कोई जिला बन गया तो नए जिले का खर्चा कौन उठाएगा भाई? जिला क्यों बनाने की मांग हो रही लोगों की कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका मुख्यालय बहुत दूर जाना पड़ता हमें, उसका ब्लॉक बहुत दूर है, तो नजदीक बना दिया तो उससे क्या फायदा होगा? यदि हमारा जिला बहुत बड़ा जिला है, दूर जाना पड़ता है, आधा कर दिया, बगल में आ गया तो जाने में सुविधा होगी, पूरा डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो अगल बगल दुकानें खोलेंगी, तमाम प्रकार की चीजें वहां पर आएंगी, ठीक है, तो लोगों को फायदा होगा। ओके, तो इससे भी लोगों की आने जाने में जो असुविधा हो रही थी वो असुविधा दूर हो जाएगी, वो भी कल्याण है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखे भाई, सार्वजनिक आय से जहां सरकार कर लगाती है व्यक्ति को कष्ट, असंतुष्टि, त्याग का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बदले जब सरकार के पास पैसा आता है तो उसका दूसरा पक्ष है व्यय पक्ष, कि जिससे वह इन इन चीजों को क्या करती है? देश में बनाती है। ये कुछ उदाहरण है। ओके, तो इन दोनों को ध्यान में रखना है। तो व्यक्ति का अधिकतम सामाजिक कल्याण कब होगा? अकॉर्डिंग टू द डाल्टन या मसग्रेव की बात करें और चाहे पीगू की बात करें, इन तीनों का जो कहना है एक ही मत है कि कहां पर अधिकतम सामाजिक कल्याण होगा, अर्थात देश में रहने वाले नागरिकों को कहां पर सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो यहां तक तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने उसी टॉपिक की ओर, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि सार क्या है, कि जो डाल्टन कह रहा है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, इतनी बातें तो हमने आपको बता दी हैं, ये चीजें तो आपने लिखनी है। देखो भाई, सरकार की राजस्व या वित्तीय क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होना चाहिए। मतलब डाल्टन का जो सिद्धांत है अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, उसका सार क्या है, मकसद क्या है, क्यों बनाया उसने ये सिद्धांत? उसने इसलिए बनाया, वो ये बतलाना चाह रहा है कि सरकार की राजस्व अर्थात सरकार जो पैसा टैक्स के रूप में ले रही है, ठीक है, राजस्व से उसको वित्तीय बोलते हैं, ठीक है, और उस पैसे से जो क्रियाएं कर रही है, देश में जो काम धंधे करवा रही है, उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अधिकतम सामाजिक कल्याण। अधिक से अधिक लोगों का कल्याण होना चाहिए, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। कि जब कल्याण होगा भाई तो जीवन स्तर क्या होगा? सुधरेगा। गरीब है तो पैसा आएगा, उसको रोजगार मिलेगा, तो फिर क्या होगा? वह भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य मतलब सुविधाएं इत्यादि जो हैं वो आसानी से जुटा पाएगा। ये है बात। तो ये है अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, चाहे इसको अधिकतम सामूहिक कल्याण का सिद्धांत बोलो और चाहे बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण का सिद्धांत, सार एक ही है। ओके, तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत क्या कहता है। अब इनकी भाषा में अर्थात इकोनॉमिक्स के टर्म में समझते हैं, अधिकतम सामाजिक कल्याण कहां पर होगा? ठीक है जी, ये फॉर्मूला है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण कहां पर होगा? अकॉर्डिंग टू द पीगू, डाल्टन एंड मसग्रेव। क्या क्या बोला इन्होंने? सार्वजनिक आय से प्राप्त सीमांत अनुपयोगिता। अभी इसको भी समझाएंगे आपको, अनुपयोगिता, क्योंकि यदि हम टैक्स देते हैं और टैक्स यदि बढ़ता ही चला जाता है 1%, 2%, 3%, 4% की दर से बढ़ता चला जाता है, तो हमें संतुष्टि की जगह असंतुष्टि मिलती है, उपयोगिता की जगह क्या मिलती है? अनुपयोगिता मिलती है। ओके, तो सार्वजनिक आय से प्राप्त सीमांत अनुपयोगिता, इसको याद रखना है कि सार्वजनिक आय से प्राप्त जो सीमांत अनुपयोगिता है वो किसके बराबर होनी चाहिए? इन्होंने कहा
सार्वजनिक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए। ओके, इसको और इसको दोनों को बराबर होना चाहिए। जहां पर ये दोनों बराबर होंगे वहां पर अधिकतम सामाजिक कल्याण का बिंदु निर्धारित होगा। अधिकतम सामाजिक कल्याण का बिंदु कहां पर निर्धारित होगा? ये निर्धारित होने वाला है कि जहां पर सार्वजनिक आय से प्राप्त सीमांत अनुपयोगिता, यानी कि टैक्स से जो अनुपयोगिता प्राप्त हो रही है, ओके जी, वह व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि यहां पर देखिए भाई, टैक्स लगाने से अर्थात कष्ट, असंतुष्टि, त्याग हो रहा है, लेकिन जो टैक्स दिया वो गवर्नमेंट यदि दूसरी जगह से क्या करती है, इसको खर्च करती है, ठीक है, इन कुछ चीजों को बनाने पर, तो इससे क्या है, लाभ होगा। तो कुल मिलाकर जो इधर त्याग हुआ, इस इधर जो उपयोगिता मिल रही है, इन दोनों को बराबर हो जाना चाहिए। अब इसको हम क्या करते हैं कि एक टेबल की सहायता से समझते हैं। टेबल की सहायता से समझते हैं कि कहां पर अधिकतम सामाजिक कल्याण होने वाला है इस फॉर्मूले के अनुसार। तो आपने क्या करना, देखो भाई, कर की इकाई यहां लिखना है, ठीक है। दूसरे में लिखेंगे कर आय से प्राप्त सीमांत अनुपयोगिता। कर आय से, कि जहां पर सरकार क्या कर रही है, कर से आय प्राप्त कर रही है, कर आय से प्राप्त सीमांत अनुपयोगिता। क्यों, कर लगाने से उपयोगिता नहीं मिलती आदमी को भैया, अनुपयोगिता मिलती है, डिसएडवांटेज मिलता है, ठीक। अगले में लिखना है व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। और जब सरकार क्या करती है, व्यय करती है, किसी स्कूल को बनाती है, किसी कॉलेज को बनाती है, किसी हॉस्पिटल को बनाती है, ठीक है, तो क्या मिलती है लोगों को, उपयोगिता मिलती है। तो 1 2 3 यहां पे सीधे लिखेंगे आप, 1 2 3 4 5 नंबर तक लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। ये क्या है, कर की इकाई है कि 1% मान लीजिए, 2% मान लीजिए, 3 4 5, ये इकाई में ही गिन लीजिए, बात एक ही है। इसके बाद यहां पे लिखेंगे 10 20 30 40 50 अनुपयोगिता। देखो भाई, टैक्स जब 1% है तो अनुपयोगिता कितनी है, 10 है, मतलब कम है। यदि टैक्स 2% बढ़ता है, 2 इकाई बढ़ता है, तो अनुपयोगिता कितनी बढ़ती है, 20 हो जाती है, मतलब ज्यादा हो जाती है। और यदि ज्यादा का बढ़ाकर 5% कर देती है, 5 इकाई के बराबर कर को बढ़ा देती है, तो व्यक्ति की अनुपयोगिता, असंतुष्टि मिलने वाली 50 हो जाती है। अर्थात जैसे जैसे टैक्स बढ़ रहा भैया, अनुपयोगिता वैसे वैसे क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ती है, असंतुष्टि, कष्ट बढ़ रहा है व्यक्ति का। लेकिन दूसरे भाग में देखा, व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। अब सरकार ने जो पैसा खर्च किया उसमें क्या होगा कि सीमांत उपयोगिता, क्योंकि हम उपयोगिता के बारे में पढ़ चुके हैं कि सीमांत उपयोगिता कैसे होती, पहले ज्यादा प्राप्त होती कि माना एक हमने अमरूद खाया पहला वाला, तो उससे थोड़ा ज्यादा मिली, अगला खाया थोड़ा कम मिली, फिर अगला खाया थोड़ा कम मिली, क्योंकि पेट भरना शुरू हो जाता है ना। तो जब पेट भरेगा तो कितना खाएगा वो, 50 खाएगा कि 50 अमरूद खा दिए उसने। तो देखिए भाई, यदि क्या करता है कि व्यय से 1 रुपए का जो टैक्स गवर्नमेंट ने लिया और वो व्यय करती है, ठीक है जी, कहीं भी खर्च करती है, तो पहली उपयोगिता मिलती है 50, ठीक है, सबसे ज्यादा मिलेगी भाई उपयोगिता। इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा ही है कि उपयोगिता घटते क्रम में चलेगी, सीमांत उपयोगिता। फिर 2 बढ़ाया, फिर उपयोगिता थोड़ा और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, और घटते घटते 10 हो गई, यहां तक ले लिया हमने। तो इस प्रकार से व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की 1 से अधिक इकाइयों का लगातार उपभोग करता है तो उपयोगिता घटते क्रम में मिलती है, इसलिए इसको घटते क्रम में लगाना है। अर्थात 10 20 30 40 50, बस 50 का उल्टा यहां कर दो, 50 40 30 20 10, ओके, इसका उल्टा करना है, सिंपल सी बात है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, यहां पे आय की बात हुई, सार्वजनिक आय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और सार्वजनिक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। पहले में अनुपयोगिता और दूसरे में उपयोगिता, जहां पर बराबर होगी वहां पर अधिकतम सामाजिक कल्याण होगा। अब देखो भाई, सार्वजनिक व्यय से प्राप्त, यहां पर देखिए यह है 30, ठीक है, उपयोगिता कितनी है यहाँ पे 30, अनुपयोगिता कितनी आई 30, और टैक्स की दर कितनी है 3 इकाई है। तो जब कर की 3 इकाई है भाई, तीसरी इकाई अर्थात 3% टैक्स लगाया जाता है, यहां पर थोड़ा अनुपयोगिता पढ़ना है इसको, कितना 30 कर से, और व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 30, तो दोनों बराबर हो गए। तो यही यहां पर कहा जा रहा है कि जहां पर सार्वजनिक आय से प्राप्त सीमांत अनुपयोगिता, अनुपयोगिता 30 हुई और यहां पे भी 30 हुई, तो जहां पर ये दोनों बराबर हो जाती हैं वहां पर अधिकतम सामाजिक कल्याण होगा। ओके जी,
कि सार्वजनिक आय से प्राप्त अनुपयोगिता 30 बराबर सीमांत उपयोगिता व्यय से 30 तो यहां पर क्या होगा, अधिकतम सामाजिक कल्याण होगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से सिंपल सी तालिका है, 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, यहां से 10 20 30 40 50 लिख दीजिए और इस 50 को ऊपर लीजिए, 40 30 20 ठीक बीच में पड़ जाएगा ये। ठीक है। और बाकी हमने आपको बता दिया कि जहां पर ए और जहां पर ए मतलब 30 30 आना चाहिए। ओके जी। अरे यदि जरा इससे ऊपर विचार करें, यदि टैक्स का रेट 2% है तो यहाँ पे देखे भाई अनुपयोगिता कितनी है, 20 है और उपयोगिता कितनी मिल रही है, 40 मिल रही है। तो सरकार सोचेगी अच्छा बेटा कि 20 का कष्ट हो रहा है तुझे और हम 40 दे रहे हैं, इसलिए टैक्स बढ़ाते हैं। टैक्स बढ़ाना पड़ेगा भैया, तभी जाके। तो उसने 3% किया तो यह 30-30 का हो गया। इससे आगे बात करते हैं, यदि 4% करती है तो यहां पर देखते हैं कि अनुपयोगिता 40 है। अनुपयोगिता कितनी होती है, 40 है, जबकि उपयोगिता कितनी है, 30 है। तो यहाँ पे सरकार देखेगी अरे भैया ये तो यहां से इनको तो हानि हो रही है, इसलिए इसको पीछे लाना 3% करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कर की जब 3 इकाई होगी या 3% टैक्स होगा, तब जाके जो सीमांत अनुपयोगिता है और जो सीमांत उपयोगिता है व्यय से, ये आय वाली है ये व्यय वाली है, बराबर हो जाएंगी, तब जाके अधिकतम सामाजिक कल्याण होगा। तो इस प्रकार से इस टेबल को आप उतारेंगे और इतने सिंपल ढंग से ये टेबल हमने समझाई और बनाई आपके लिए कि आसानी से आप इसको समझ गए होंगे और इसको उतारिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर क्या होगा, समझ में आ जाएगा, जिंदगी भर रहेगा याद, भूलने पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत ही सरल तरीका है, इससे कोई ज्यादा सरल तरीका और नहीं हो सकता है। अब बाकी देखिए हमने सारा लिखा हुआ है, तो नोट्स तो ऐसे ही बनते चले जा रहे हैं कि सारा बोर्ड भर रखा है, लेकिन ध्यान आपने देना है, ध्यान देना है, ध्यान देते रहिए, फिर उतारिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए। ठीक है, बार बार पढ़ते रहिए, शॉर्टकट नहीं, शॉर्ट में कुछ नहीं होने वाला है। यदि हम लॉन्ग चलेंगे पढ़ाई के मामले में तो हमें उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और यदि हम शॉर्ट में चलने लग गए, केवल पास होना है वो बात अलग है, लेकिन हमें कुछ और ज्यादा बनना है तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यदि हम इसको डीप में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमें ज्यादा फायदा होने वाला है। इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो फिर आने वाले समय में हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये चल रहा हमारा अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, जो कि डाल्टन के द्वारा दिया गया है। अब इसको डायग्राम पे समझना है भाई, किस पे समझना है, डायग्राम पे। इसी को उठा के अब डायग्राम पे रख लेते हैं, किस पे रख लेते हैं, डायग्राम पे रख लेते हैं। तो देखिए, कर से जो आय प्राप्त हुई उससे प्राप्त सीमांत जो अनुपयोगिता है वो बढ़ते क्रम में है। तो सीधे क्या करो, यहां से एक वक्र इस प्रकार से खींच डालो। ठीक है जी, ये क्या है, ये ठीक पूर्ति वक्र की तरह है भैया। किसकी तरह है, पूर्ति वक्र की तरह है। ठीक है, तो इस पे लिख दीजिए, इस पे कर देते हैं डीएम, डिमिनिशिंग या डिसएडवांटेज मार्जिनल यूटिलिटी, इस पे लिख लीजिए डीएम। ठीक है, या हिंदी में लिख सकते हैं सीमांत अनुपयोगिता वाला ये कर्व होगा हमारा। ठीक है, अब इसी के साथ हमें दूसरे कर्व की जरूरत पड़ रही है, व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, ये मांग वक्र की तरह होगा। तो इसको डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, और इस पे आ जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। अब क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी देखिए 50 अर्थात घटती चली जा रही है, और ये क्या है, ये बढ़ता चला जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, क्योंकि हम इसकी सहायता से यहां इसको बना भी सकते हैं। ये 10 से लेकर 50 दे रखा है, 10 से लेकर 10 20 30 40 50 तक अलग अलग डिस्टेंस लेकर स्केल की सहायता से यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसी को 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिखेंगे तो तब भी क्या बनेगा, रेखा चित्र बनेगा। लेकिन हम इसको पढ़ चुके हैं, हम बड़ी क्लास में आ चुके हैं, तो इसलिए हमको जानकारी हो चुकी है कि ये कर्व कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है और कहाँ पर अधिकतम सामाजिक कल्याण आने वाला है। तो पहले बता चुके हैं हम कि जहां पर, जैसे कि हमने बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु की कीमत कहां पर निर्धारित होती है, तो सेम ऐसे ही बन रहा है यहाँ पर कि जहां पर क्या हो रहा है, ये वाला वक्र किसको दिखा रहा है, कर आय से प्राप्त सीमांत अनुपयोगिता। तो अनुपयोगिता बढ़ते क्रम में, इसलिए वक्र धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, सीधे खींचना है, कोई दिक्कत नहीं है। और
मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, नीचे की तरफ आएगी घटती हुई, तो नीचे लिख लीजिए। अब जहां पर दोनों वक्र एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये है संतुलन का बिंदु, इक्विलिब्रियम, हमने ई लिख दिया यहाँ पर, ठीक। यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए नीचे, ठीक है, और यहां पर लिख दीजिए एम लो। तो क्या होता है कि इस वाले अक्ष पर हमने दिखा रखा है, नीचे वाले पर ओ और एक्स पर सार्वजनिक व्यय और आय या कर, कराधान, इस पर लिखना है, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय इस पे आएगा, और इस पे लिखेंगे हम क्या, कि सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय से जो उपयोगिता मिल रही है और अनुपयोगिता मिल रही है, क्योंकि ये जो वक्र जा रहा है ऊपर को, ये अनुपयोगिता का है, जो नीचे को जा रहा है ये उपयोगिता का है, ठीक है। तो ये चीजें लिखना है, शॉर्ट लिखा मेरा, उपयोगिता और अनुपयोगिता, इसका टाइटल रहेगा, खींच दिया। तो अब देखिए अधिकतम सामाजिक कल्याण कहां पर होगा, अधिकतम सामाजिक कल्याण वहां पर होगा कि जहां पर सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक अर्थात कर ओ से लेकर एम है, ठीक है, वहां पर संतुलन का बिंदु है, होगा क्या, एम ई जो है क्या होगा, अधिकतम सामाजिक कल्याण का बिंदु होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर सार्वजनिक आय से प्राप्त सीमांत अनुपयोगिता इस बिंदु पर, और इधर से व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर, अर्थात एक वक्र दूसरे को काट रहा है, तो हो गया ना, यहाँ पे संगम हो गया दोनों का, पता नहीं चल रहा है कि अलग अलग कौन है, ठीक है, तो दोनों बराबर हो गया। इसको हम इस रूप में यहाँ भी ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहीं दिखा सकते, यहाँ लिखा लिया, ठीक है जी, यहाँ पे पी लिख दिया, हमें इतना मिलता है कि दोनों से मिलने वाली अर्थात सामाजिक अधिकतम सामाजिक कल्याण है, इतना है, समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं कि यदि क्या करती है सरकार कि यहां से लेकर यहां तक, तो यहां पर दोनों चीज आ गई कि सरकार का लगाया जाने वाला कर भी आ गया और उसका द्वारा किया जाने वाला व्यय भी आ गया। अब सरकार क्या करती है कि व्यय को क्या करती है, कम कर देती है भाई, यहाँ पे एक लाइन, मतलब व्यय क्या करती है, यहाँ लेते हैं, ठीक है जी, ये पीछे लाती है यहाँ पर, ठीक है, एम से पीछे करते हैं तो ये M1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये क्या करती है, दोनों चीजें कम करती है कि टैक्स भी कम लेती है, और जब टैक्स कम लेगी तो खर्चा भी कम होगा, तो क्या असर पड़ेगा। अब देखिए यहां पर है M हो गया, ठीक, हमने यहां पर एक पॉइंट, ये हो गया एक पॉइंट, इस पे लगना भाई, इसको हम कर दिया A और इसको लिख दिया हमने B। अब नजर डालिए यहां पर ये जो वक्र ऊपर की तरफ जा रहा है DM वाला, डिसएडवांटेज वाला या डिसएडवांटेज मार्जिनल यूटिलिटी अनुपयोगिता वाला, यहां देखिए ये कितना नीचे है कि अनुपयोगिता क्या है, बहुत कम है, ठीक है, इतना आय व्यय करने पर, और उपयोगिता क्या है, इतने ऊपर जा रही है ना। तो सरकार को लग रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए कि सार्वजनिक आय को प्राप्त करने के लिए हमें टैक्स को बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए, टैक्स को बढ़ाएंगे, फिर हमारे पास पैसा आएगा तो हम व्यय करेंगे, तो अंतोगत्वा फिर सरकार क्या करेगी, टैक्स को बढ़ाएगी, तो संतुलन का बिंदु M1 से जाकर फिर E पॉइंट पर क्या होगा, रुकेगा, कि दोनों जहां पर बराबर होंगे। ओके जी, अब ये तो घटाने पर बात की, अब यदि सरकार चाहती है हाँ भाई टैक्स को बढ़ा देते हैं तो देखते हैं कि और पैसा आएगा, तो इसका उल्टा होगा भैया। अब उल्टा क्या होना है, अब यहां पर देखिए, इससे एक रेखा यूं खींचनी है आपने, तुमने ए बी और यहां पर लिख दीजिए सी और यहां पर लिख दीजिए डी, ए पॉइंट हो गया और ए हो गया, और यहां पर एम था और एक हमने M1 लिख दिया, एक M2 लिखेंगे, ठीक है जी। अब देखिए ऊपर देखिए अनुपयोगिता वाला ऊपर है, अनुपयोगिता कहां चली गई है, ऊपर आ गया, इतना अनुपयोगिता मिल रही है, और उपयोगिता वाला नीचे आ गया है, इट मीन्स क्या हो गया है कि त्याग अनुपयोगिता ज्यादा हो गई है, ठीक है, टैक्स को बढ़ाने से इतना आगे बढ़ गया है, ठीक है, और जो हमारे पास उपयोगिता होनी वो ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये रेखा ऊपर चली गई नीचे आ गई है, तो ये क्या बतला रही है कि सरकार ने जैसे ही सार्वजनिक कराधान को बढ़ाया, ठीक है, व्यय को बढ़ाया, आय को बढ़ाया, किसके लिए, आय को बढ़ाने का मतलब जब टैक्स को बढ़ाया तो उससे क्या हुआ, टैक्स देना पड़ रहा है ज्यादा, लेकिन उससे मिलने वाली उपयोगिता नीचे है भाई, कम है, तो फिर क्या होगा, तो ऐसे में सरकार के पास पैसा नहीं आने वाला है,
तो समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। तो फिर क्या होगा, ये पीछे की तरफ आएगा। ठीक है जी, यहां से घटकर यहां पर आएगा, तो जैसे पहले यहां से था ये, ठीक है, तो ये फिर यहां से इधर को ही जाएगा। तो संतुलन का बिंदु कहां पर होगा, अंतोगत तो हमारा ई पॉइंट पर होगा, एम ई पर होगा। ठीक है जी, कि जहां पर क्या हो गया, ये ओ पी पर, जहां पर दोनों उपयोगिता और अनुपयोगिता दोनों बराबर होंगे। कौन सी उपयोगिता, कौन सी अनुपयोगिता, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम को आप बनाएंगे। तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा ही जो ये डायग्राम है, ये तालिका है, सेम टू सेम जो है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है, सेम वैसे ही है। थोड़ा सा शब्दों का क्या है, हेर फेर है, बाकी सब कुछ वही है। तो एक बार पुनः दोहरा देता हूं मैं कि आज मैंने आपको क्या पढ़ाया। आज मैंने आपको पढ़ाया कि डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया था, अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, ठीक है, उसमें पेगु मसग्रेव का नाम भी आता है। ठीक है, अलग अलग ने अलग अलग नाम दिया है। इतनी चीजें आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, दिशा बदल दी अपनी। थोड़ा सा हमने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया कि टैक्स का व्यक्ति पर क्या असर पड़ता है, कि टैक्स बढ़ेगा तो व्यक्ति को ज्यादा सरकार को देना पड़ेगा, तो उसे कष्ट होगा। और जितना पैसा वो सरकार को दे रहा है, यदि उसी के पास रहता तो उनसे वह अपनी और चीजें खरीद सकता था, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर हमने इसको तो आपके लिए वैसे ही समझा है यहाँ पे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, डाल्टन की परिभाषा लिखेंगे सीधे, राजस्व की सर्वोत्तम व्यवस्था हुआ है कि जिसकी क्रियाओं से अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है। ओके जी। और सामाजिक, अधिकतम सामाजिक कल्याण करने का जो दायित्व है, जो ड्यूटी है, वो किसके ऊपर है, सरकार के ऊपर है। अब सरकार अधिकतम सामाजिक लाभ को कैसे पूरा करती है, उसके लिए उसे बजट बनाना पड़ता है। बजट के दो भाग हैं, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। आय में क्या है, टैक्स आते हैं। तो टैक्स में इस सिद्धांत के अनुसार टैक्स लगाने से क्या होता है, कष्ट, असंतुष्टि, त्याग होता है, व्यक्ति की क्रय शक्ति घटती है। लेकिन दूसरे भाग में व्यक्ति को फायदा भी होता है भैया, कि सड़क बन जाती है, उसके गांव में सड़क आ गई, गाड़ी आने जाने लग गई, बिजली पानी उसके गांव में पहुंच गई, तो उसको सुविधा मिली, तो यहाँ पर खुशी होगी। जहां उसको गम हुआ था, तो एक जगह क्या हो गया है, खुशी मिल गया। तो कुल मिलाकर जितना गम और उसी के बराबर क्या हो जाती है, सुख मिल जाता है। तो दोनों को हम कहते हैं अधिकतम सामाजिक लाभ। तो यदि सरकार सड़क, अस्पताल, बिजली, पानी, जो भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें करती है, तो उसे यहाँ पर इसकी उपयोगिता बढ़ेगी। इसको कहा क्या, सीमांत उपयोगिता, और इधर को कह रहे हैं सीमांत अनु उपयोगिता। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे भाई, जो यहाँ पे हमने लिखा। फिर आगे आप बात करेंगे अधिकतम सामाजिक कल्याण कहां पर होगा, लिख दीजिए कि यहाँ पर इतना इतना लिखेंगे। उसके बाद आप टेबल की सहायता से समझाइए, ठीक। उसके बाद आप डायग्राम बना दीजिए। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत को समझाया जा सकता है, अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। तो यह जो अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है, ये हमारा इकोनॉमिक्स की जो बुक है, पब्लिक फाइनेंस, राजस्व, ये जिसको लोग राजस्व कहते हैं, उसका ये टॉपिक है। ये है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में हम फिर आपसे मिलेंगे और इस सिद्धांत के बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे।